आज हम आपकी पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति कक्षा 12वीं के पाठ 8 की क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो इस पाठ में हम इस महत्वपूर्ण शब्द से शुरुआत करेंगे। तो सर्वप्रथम हम विषय सूची को समझ लेते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को हम किस प्रकार से कवर करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम महत्वपूर्ण शब्द में क्षेत्रीय आकांक्षाएं एवं स्वायत्तता का अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पाठ के महत्व को जानेंगे कि क्यों हम इस पाठ को पढ़ रहे हैं और इस पाठ को पढ़ने से हमारे जीवन में उसका क्या महत्व है। और फिर हम विभिन्न अलगाववादी आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर, पंजाब, पूर्वोत्तर और इन सारी चीजों के राजनीति का विश्लेषण हम अच्छे प्रकार से करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। फिर हम द्रविड़ आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे इस पाठ में। और फिर हम सिक्किम के विलय के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से सिक्किम को भारत में जोड़ा गया एक राज्य के तौर पर। और फिर हम गोवा मुक्ति के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से भारत ने या फिर भारतीय सरकार ने गोवा को पोर्तुगीज कॉलोनियल मास्टर से, यानी जो पोर्तुगीज उपनिवेशक थे, उनसे मुक्त किया गोवा को और गोवा को भारत का अखंड हिस्सा बनाया। तो सर्वप्रथम हम महत्वपूर्ण शब्दों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस पाठ को हमको तोड़ के समझ लेने की आवश्यकता है। और जैसा कि पाठ का जो शीर्षक है कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं, तो सर्वप्रथम पाठ को समझने से पहले हमको तो ये समझना पड़ेगा कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं का अर्थ क्या होता है। सर्वप्रथम आप समझिए इसको थोड़ा तोड़कर कि क्षेत्र का मतलब क्या होता है। क्षेत्र का मतलब होता है जगह, किसी भी स्थान से यहाँ तात्पर्य है क्षेत्र का। और आकांक्षाओं का मतलब होता है कि आप क्या चाहते हैं, है ना। आकांक्षा का मतलब होता है कि आपका क्या एस्पिरेशन है, एम्बिशन है। उससे होता है कि आपको क्या चाहिए। जैसे कि आप चाहते हैं कि आप पढ़कर परीक्षा में अच्छे अंक लाएं, तो ये आपकी एक आकांक्षा हो गई, है ना। तो उसी प्रकार से कुछ क्षेत्रों की निम्न आकांक्षाएं होती है, उनके अनुसार जो उनके जरूरतों को, उनके मांगों को पूरा करे। और साथ ही जो क्षेत्र होते हैं वो समझते हैं कि इसमें उनकी उन्नति होगी, एक प्रकार से उनका विकास होगा। और इसीलिए वो अपने तमाम मांगों को पूरे देश के समक्ष रखते हैं और उसके माध्यम से वो बताना चाहते हैं कि ये सारी हमारी विशिष्ट मांग है। और इस मांग को हम इसीलिए चाहते हैं क्योंकि हम एक प्रकार का राजनैतिक, सामाजिक और भूगोलिक या फिर आप बोलिए आर्थिक विकास चाहिए हमको अपने क्षेत्र में। तो परिभाषा को समझ लेते हैं कि क्षेत्रीय आकांक्षा से तात्पर्य एक क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा अपनी विशिष्ट भाषा, धर्म, संस्कृति, भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर की जाने वाली विशिष्ट मांगों से है। तो यहाँ पर ही हमको क्या समझने की जरूरत है, हमको यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि हम उस क्षेत्र के विशिष्ट भाषा में, उस क्षेत्र का रिलीजियस डिमेंशन कैसा है, यानी धर्म के आधार पर लोग किस प्रकार से उस जगह में रह रहे हैं। और उसको समझने के लिए फिर हमको वहां की संस्कृति को समझना पड़ेगा कि उस संस्कृति में धर्म का क्या मूलभूत आधार है। और फिर उसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि किस तरह से ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का, यानी भूगोलिक आधार पर कौन सा कम्युनिटी या कौन सा समुदाय कहाँ रह रहा है, किस प्रकार से रह रहा है, और उनकी मांगे एक समय के बाद क्यों इस प्रकार से उभरी। तो ये सारा एक मूल आधार है इस पाठ का, जिसको हमको समझने की जरूरत है। और यानी हमको पूरा संदर्भ समझने की जरूरत है उन विशिष्ट मांगों की। अब यहाँ पे जो दूसरा बिंदु है वो ये है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं को अक्सर क्षेत्र विशेष की भाषा में अभिव्यक्त किया जाता है।
और ये आकांक्षाएं स्थानीय जनता या शासकों को संबोधित करने के लिए की जाती है। तो यहाँ पे उस क्षेत्र विशेष की भाषा का क्या कंट्रीब्यूशन है और क्या उनको क्या जरूरत है क्षेत्र विशेष भाषा की यहाँ पे किसी भी आकांक्षा को व्यक्त करने के लिए। सर्वप्रथम कि आप जिस भाषा को समझते हैं, अगर उस भाषा में बोला जाए कि हमारी जरूरतें ये चीज हैं, कोई भी एक चीज है, तो उस चीज से आपको भी समझ आता है कि हाँ शायद ये मेरी भी जरूरत है और ये किसी और व्यक्ति की भी जरूरत है। तो आप क्या करते हैं, आप एक समूह में इकट्ठित होकर उस आकांक्षाओं को एक क्षेत्र के रूप में सबके समक्ष रखने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए क्षेत्र की भाषा, संस्कृति और धर्म का यहाँ पर ही बहुत ज्यादा एक महत्व हो जाता है दोस्तों। और इससे क्या होता है कि आप स्थानीय जनता को तो जागरूक कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आप शासकों तक भी अपनी बात पहुंचाने में सक्षम होते हैं कि हाँ हमारी ये मांगे हैं। जैसा कि अगर मैं उदाहरण दूं, अगर एक उदाहरण दूं, गांधी जी का उदाहरण देती हूँ कि किस तरह से उन्होंने 1930 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नमक आंदोलन, जो नमक के लिए आंदोलन छेड़ दिया था और जिसको हम लोग असहयोग आंदोलन भी कहते हैं। तो उस आंदोलन में क्या हुआ था, गांधी जी ने सबको ये समझाया एक स्थानीय भाषा में, पूरे भारत को ये समझाया कि नमक जो है वो हम सबकी जरूरत है। और उस जरूरत को जब स्थानीय भाषा में, एक संस्कृति में जब पिरोकर समाज के सामने परोसा गया, तो उससे लोगों ने समझा कि हाँ ये आंदोलन में हमारी सक्रियता कितनी आवश्यक है, कि आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन, आपको पूर्णतः उसमें कंट्रीब्यूट करना सक्रिय रूप से, तो कितना जरूरत हो जाता है। तो इसी प्रकार से कोई भी क्षेत्र की कोई भी महत्वपूर्ण आकांक्षा होती है, चाहे वो विकास से हो, चाहे वो अगर राजनीतिक झगड़ों से हो, या फिर आप उसका आर्थिक विकास देख रहे हैं एक तरह की मांग में, तो उस प्रकार से उन मांगों को रखा जाता है। अब तीसरी बात जो यहाँ पे समझने की ये है कि भारत में विविधता के सवाल पर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाया गया है। अब इसको समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि भारत में अन्य देशों यानी यूरोप के जैसे हम लोग विविधता को एक खतरा नहीं मानते, बल्कि भारत में हम लोकतांत्रिक दृष्टिकोण देते हैं विविधता को। तभी तो हम कहते हैं ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि आप विविधता को एकोमोडेट कर रहे हैं, उसको साथ में लेकर चल रहे हैं और उसमें आप एकता का सुचारू लक्ष्य देख रहे हैं। जैसा कि यूरोप के देशों में सांस्कृतिक विविधता को राष्ट्र के लिए खतरा माना जाता है, परंतु भारत में विविधता की चुनौती से निपटने के लिए आंतरिक सीमाओं का पूर्ण निर्धारण भी किया गया है और सभी समूह के व्यक्ति को अपनी संस्कृति बनाए रखने का अधिकार संवैधानिक तौर पर प्रदान किया गया है। यानी डाइवर्सिटी की बात, विविधता की बात और सभी संस्कृति का सम्मान हमारे संवैधानिक तौर पर सभी नागरिकों को प्रदान करवाया गया है। दोस्तों, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से जो भारत का है, लोकतंत्र क्षेत्रीयता को राष्ट्र विरोधी नहीं मानता। यानी लोकतंत्र जो है वो किसी भी प्रकार के रीजनल आइडेंटिटी को या फिर क्षेत्रीय आइडेंटिटी को राष्ट्र विरोधी नहीं मानता है, बल्कि इसके अतिरिक्त लोकतंत्र राजनीति में इस बात के पूरे अवसर होते हैं कि विभिन्न दल और समूह क्षेत्रीय पहचान, आकांक्षा अथवा किसी खास क्षेत्र समस्या को आधार बनाकर लोगों की भावनाओं की नुमाइंदगी की जा सके। इस तरह लोकतांत्रिक राजनीति की प्रक्रिया में क्षेत्रीय आकांक्षा और बलवती होती है।
तो क्षेत्रीय आकांक्षाओं को हम लोकतंत्र का विरोधी नहीं मानते, बल्कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं का इमर्जेंस को हम सही मायने में डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का प्रैक्टिस मानते हैं, कि हम सभी आवाजों को एक प्रकार से मौका देते हैं कि वो पूर्णतः बिना किसी हिचकिचाहट और डर के अपनी मांगों को, अपने सोचों को और अपने विचारों को पूर्णतः व्यक्त कर सके, किसी के सेंटिमेंट को हानि ना पहुंचाते हुए। यानी आपको किसी को हर्ट नहीं करना है, आपको किसी को हानि नहीं पहुंचानी है, परंतु आपको क्या करना है, आपको बताना है कि किस प्रकार से यह मुद्दा जो है ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। और यह मुद्दा इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इस पे हमारी जीवन शैली टिकी हुई है, इस पे हमारे क्षेत्र का विकास टिका हुआ है। तो इसी प्रकार से लोकतांत्रिक राजनीति का एक अर्थ ये भी है कि क्षेत्रीय मुद्दों और समस्याओं पर नीति निर्माण की प्रक्रिया में समुचित ध्यान दिया जाएगा और उन्हें इसमें भागीदारी दी जाएगी। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर कि क्षेत्रीयता का प्रमुख कारण क्या है। कि हम अगर आप बोल रहे हैं कि रीजनल आइडेंटिटी को अगर मैं असर्ट कर रही हूँ, बोल रही हूँ कि यहाँ पे हम क्यों पिछड़े हुए हैं, क्योंकि ये मुख्य कारण है, या फिर ये सरकार को हमारे लिए करनी चाहिए। तो क्षेत्रीयता का मुख्य कारण, प्रमुख कारण क्या हो जाता है। एक तो है धार्मिक विभिन्नता, कि आपको मान लीजिए एक राज्य है, यहाँ पे इस राज्य में एक धर्म दूसरे धर्म के ऊपर डोमिनेट कर रहा है, या फिर एक प्रजाति दूसरे प्रजाति के लोगों पर डोमिनेट कर रही है। पर जो दूसरा प्रजाति है वो नहीं चाहता है कि कोई भी उन पे डोमिनेट करे, वो चाहते हैं कि वो आराम से अपने जीवन को शांतिपूर्वक जिए। तो इसी के लिए जब वो देखते हैं कि जब ये स्टेट एक प्रकार का है, एक जैसा है, तो इसको क्यों ना हम दो भागों में विभाजित कर दे, और ताकि जो दोनों लोगों की जो मांगे हैं वो पूर्णतः पूरी हो सके। जैसा कि गुजरात और महाराष्ट्र के केस में हुआ, कि गुजरात और महाराष्ट्र में क्या हुआ था कि जो भाषा है वो मूल रूप आधार बनी थी, कि महाराष्ट्र के लोग मराठी बोलते हैं और उनकी मांगे कुछ अलग होंगी गुजरात के लोगों से। तो इसी के लिए भारत में क्या किया गया कि महाराष्ट्र को और गुजरात को अलग अलग राज्यों की श्रेणी दी गई और उनको एक अलग अलग राज्य बनाया गया। उसी प्रकार से झारखंड और बिहार का जब विभाजन होता है, कि जब झारखंड बनता है बिहार से कटकर, तो उसका भी एक क्षेत्रीयता वहां पे है कि बिहार पूरे स्टेट में झारखंड के लोग जो थे, जो निचले तबके में रहते थे, छोटा नागपुर प्लेटो के पास या फिर उन सारे इलाकों में, उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही थी। तो इसी के कारण जब 2000 के समय में बिहार और झारखंड, 2002 में झारखंड को बिहार से अलग करके झारखंड को एक राज्य बनाया गया है, तो उसी प्रकार से झारखंड बना। तो यहाँ पे देख लीजिए भौगोलिक विभिन्नता व सांस्कृतिक विभिन्नता का कितना महत्व हो जाता है, कि भूगोल के आधार पर कहीं कुछ मांगे नहीं पहुंच पा रही है और उन लोगों को पता है कि हमें क्या चाहिए, तो इसीलिए आप उनको विभाजित कर दीजिए। आप जब दो राज्य बन गए तो वहां के जो नेता होंगे वो लोगों की मांगों को सेंटर तक पहुंचाएंगे, और फिर या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली तक, संसदों तक पहुंचाएंगे, जहां पे लोगों की मांगों की भावनाओं की सही मायने में नुमाइंदगी की जा सकेगी। कई बार क्या होता है दोस्तों कि राजनीतिक स्वार्थ भी होता है। कुछ लोग राज्यों का विभाजन अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए चाहते हैं, कि वो नेता बनना चाहेंगे, या फिर वो चाहते हैं कि वो वहां पे शक्ति चाहते हैं, राजनीतिक तौर पे शक्ति चाहते हैं, पावर चाहते हैं। तो इसके लिए भी ये चीजें होती हैं कि एक प्रकार की क्षेत्रीयता की डिमांड आती है। असंतुलित विकास एक अलग कारण हो जाता है, और उसके भी अलग अलग मायने हैं, कि मान लीजिए जैसे कि झारखंड और बिहार के केस में हम देखा कि जो ऊपरी भाग था
उसमें मूलतः कुछ ना कुछ प्रकार के विकास हो रहे थे, पर झारखंड जो बाद में बना, जो निचला भाग था छोटा नागपुर प्लेटो का, जहाँ पे मिनरल एरियाज हैं, जहाँ पे खनिज पदार्थ मिलते हैं, तो उस पार्ट में डेवलपमेंट उतना इंश्योर नहीं हो पा रहा था, विकास उतना सुनिश्चित नहीं किया जा सक रहा था। इसी के लिए इन दोनों का विभाजन किया गया, ताकि ये लोग देखें कि हाँ, हमारी जो मांगे हैं वो एक प्रकार से सही रूप से पहुंची जा सके, या फिर उनको पूरा किया जा सके। और क्षेत्र राजनीतिक दल इत्यादि भी इसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं, कि ताकि वो एक आंदोलन क्रिएट करते हैं, एक आंदोलन बनाते हैं, ताकि इन सारे विभिन्नताओं को रिकॉग्नाइज किया जाए, इन सारे विभिन्नताओं को जो हमारा संविधान बोलता है कि आप विभिन्नता को रिकॉग्नाइज करेंगे, उसको एसिमिलेट नहीं करेंगे, यानी उसको अपने भीतर समाएंगे नहीं, या आपको पूर्णतः से विभिन्नता और विविधता का सम्मान करना है, और साथ में एकता को भी मान देना है। तो हमारा भारत कुछ इस प्रकार का है, जो क्षेत्रीयता को पूर्णतः से संवैधानिक मोहर लगाता है, क्षेत्रीयता और क्षेत्रीय आकांक्षाओं पर पूर्णतः से संवैधानिक मोहर लगाता है। अब हमको समझने की जरूरत है कि स्वायत्तता का क्या अर्थ होता है। जब हम क्षेत्रीय आकांक्षा के बारे में पढ़ते हैं, या फिर आपने भी सुना होगा कि जब भी हम क्षेत्रीय आकांक्षा के बारे में पढ़ते हैं कि तो लोग बात करने लगते हैं कि हमें ऑटोनॉमी चाहिए, हमें स्वायत्तता चाहिए। तो उसका अर्थ क्या होता है? स्वायत्तता का मतलब राजनैतिक व जैवनैतिक दर्शन शास्त्र में ये है, उस शक्ति को कहते हैं जिसमें किसी को अपना स्वयं पर फैसला लेने का अधिकार मिलता है। यानी मान लीजिए कि स्वायत्तता का अर्थ अगर मैं समझाऊं, तो मैं कहूंगी कि आप जो है, आप चाहते हैं कि आप ये निजी फैसला लें कि आपको 12वीं के बाद कहाँ पढ़ना है, किस कॉलेज में पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो ये ऑटोनमस डिसीजन हो गया, आपका स्वायत्तता मिली आपको। पर चूंकि आपके माता पिता, भाई बहन और भी पड़ोसी या रिश्तेदार आपको बोलते हैं कि नहीं नहीं बेटा, आपको ये नहीं करना है, हम जहाँ बोलेंगे आपको वहां पे पढ़ना है, ये काम करेंगे, आप ये करेंगे, तो वहां पे क्या हो गया, आपकी स्वायत्तता का हनन हो गया। जो आप चाहते हैं वास्तव में, वो आप नहीं करके आप किसी और की बातों को मद्देनजर रखते हुए अपने फैसलों का की बुनावट करते हैं। परंतु आप समझ सकते हैं कि इस एग्जाम्पल से कि ऑटोनॉमी का कितना इम्पोर्टेंस है एक इंडिविजुअल लाइफ में भी, एक और मतलब आपके स्वयं के जिंदगी में भी, और किसी भी इंसान के जिंदगी में। और साथ ही साथ इसी प्रकार से अगर हम बड़ा मॉडल को इसको अप्लाई करके देखें, तो अन्य प्रकार के क्षेत्रों में भी स्वायत्तता का एक मूलभूत आधार व महत्व उभर कर आता है। दूसरे शब्दों में कहें तो स्वायत्तता का अर्थ निजी हितों व स्वयं से संबंधित मसलों पर है, वह विषयों के बारे में बिना बाहरी हस्तक्षेप के निर्णय लेने की अपार क्षमता। यानी आपको बताने की किसी को जरूरत नहीं है कि आप ये काम करिए तब आपके साथ ये होगा। आपके पास इतनी सेंसिबिलिटी, इतनी क्षमता है कि आप इस चीज को समझ पाते हैं कि हाँ, मेरे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं बेहतर है। तो इसमें बहुत सारे प्रकार के वाद विवाद हो सकते हैं ऑटोनॉमी पे, और वो संदर्भ के आधार पर, किसी इशू के आधार पर उस पे वाद विवाद उसके अनुसार किया जा सकता है। पर मूलभूत हमारा जो लक्ष्य है इस पाठ को समझने के लिए, वो स्वायत्तता का के अर्थ को समझना है। अब हमको ये भी समझने की जरूरत है कि आजादी के पहले दशक में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया चली। हमने इसके बारे में इस किताब के पहले अध्याय में तो आप लोगों ने पढ़ा ही है कि किस प्रकार से राष्ट्र निर्माण का प्रक्रिया हुआ, नेशन बिल्डिंग की नई नई चुनौतियां उभर कर आई, और कुछ समस्याएं जो मतलब ब्रिटिश राज ने ही हमें देकर गए थे, तो वही समस्याएं, कुछ समस्याएं वैसे ही रह गई। परंतु राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया हमको ये भी समझने की जरूरत है कि एक बार में पूरी नहीं हो सकती। और चूंकि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया एक बार में पूरी नहीं हो सकती, तो जैसे 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 समय बीतते जाता है,
उस प्रकार से नई चुनौतियां भी उभरती जाती हैं और नए चुनौतियां भी अपना रूप लेने लगती हैं। तो और पुरानी समस्याएं उस प्रकार से वो भी वहीं पे रहती हैं। तो उसका समाधान एक प्रकार से लोकतंत्र के रास्ते में चलते हुए पूरा नहीं होता है एक बार में, यानी वो समय के आधार पर अलग अलग इलाकों में लोगों के मन में स्वायत्तता की भावना उत्पन्न होती है। वो समझते हैं कि हमारे विकास, हमारे लक्ष्य क्या है, हम क्या चाहिए इस क्षेत्र में, और इसीलिए वो उस प्रकार से अपने नीड्स यानी जरूरतों के बारे में सोचते हैं। 1910 के दशक को स्वायत्तता की मांग के दशक के रूप में देखा जाता है। क्यों देखा जाता है? क्योंकि इस दौर में देश के कई हिस्सों में स्वायत्तता की मांग उठी और इसने संवैधानिक हदों को भी पार किया। स्वायत्तता ऐसी आकांक्षाओं ने कभी कभार हिंसक रूप लिया और संघर्ष लंबा खींचा। तो हमको क्या समझने की जरूरत है कि 1910 के दशक में कई सारे मूवमेंट्स उभर कर आते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, खालिस्तान का एक मूवमेंट आता है, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में एक अलग तरह का राजनीतिक ध्रुवीकरण होने लगता है। और उसके पश्चात आप देखते हैं कि बाद में जाके आपका उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से, जैसे जैसे इलाकों से, जैसे क्षेत्र से अलग प्रकार के डिमांड उभर कर आते हैं दोस्तों। इन संघर्षों में लोगों ने आक्रामक तेवर भी अपनाए हैं और हथियार भी उठाए थे। काफी वायलेंट हो गया था, काफी हिंसक हो गया था, और इस हिंसा का जो प्रकोप है वो हम आने वाले राजनीति में भी बरोबर देखते जा रहे हैं। सरकार ने उसको दबाने की के लिए जवाबी कार्रवाई भी की, और इसके परिणाम स्वरूप इसी क्रम में राजनीतिक तथा चुनावी प्रक्रिया भी अवरुद्ध की गई थी। 1910 का दशक भारतीय इतिहास का क्षेत्रीय आकांक्षाओं और स्वायत्तता की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण दशक है। इस वक्त एक जनता पार्टी के रूप में गैर कांग्रेस वालों का प्रयोग अंतिम सांसें ले चुका था। तो इस वक्त क्या हो रहा था कि जनता पार्टी जो गैर कांग्रेसी पार्टी थी, जो कांग्रेस की का कोई ब्रांच नहीं था, वो एक अलग पार्टी थी जो 1975 में, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि जेपी आंदोलन हुआ और उस समय में किस प्रकार से जनता पार्टी उभर कर आती है। इंदिरा गांधी के जो इमरजेंसी के जो रूल थे उसका पूर्णतः उसको नकारा गया, उसका विरोध किया गया कि एक लोकतंत्र में इमरजेंसी जैसी राजनीतिक पावर की का खंडन किया गया पूर्णतः। तो उसके बाद जनता पार्टी उभर कर आता है, और जनता पार्टी जब 1980 का दशक चल रहा था तब वो अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, क्योंकि 1980 के बाद ही मतलब कुछ आंतरिक गड़बड़ी के कारण, जो आपने पाठ 6 और पाठ 5 में पढ़ा होगा कि किस प्रकार से जनता पार्टी बहुत सारी समस्याओं को नहीं ले पा रही थी, नहीं समझ पा रही थी और ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पा रही थी। तो इसीलिए इंदिरा गांधी का गवर्नमेंट या इंदिरा गांधी की सरकार फिर से एक बार आती है सत्ता में, और केंद्र में थोड़ी बहुत राजनीतिक स्थिरता की स्थिति भी इस दशक में को हम कुछ बड़े संघर्ष और समझौते के रूप में याद करते हैं। इस दशक में असम, पंजाब, मिजोरम और जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय आकांक्षाओं ने सर उठाए और सरकार को बड़े जतन के साथ समझौते करने पड़े। और इस अध्याय में हम इन्हीं मसलों के बारे में पढ़ेंगे ताकि इन सवालों को उठाया जा सके और इन सवालों को सूक्ष्म तरीके से हम समझने की कोशिश कर सकें। तो पाठ का महत्व यही है कि हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण सवाल को समझेंगे, जैसे कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं और उनसे उपजे तनाव को किन कारणों से बल मिलता है, भारत सरकार ने ऐसी चुनौतियों और तनाव के प्रति क्या कदम उठाए, लोकतांत्रिक अधिकारों और राष्ट्रीय एकता के बीच संतुलन साधने में किस किस्म की कठिनाई आती है, जो हम
अन्य एग्जाम्पल्स से, जो उदाहरणों से पढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर के, पंजाब के, मिजोरम के इत्यादि। लोकतंत्र में विविधताओं के बीच एकता कायम करने के लिहाज में हमें क्या सीख मिलती है। धन्यवाद दोस्तों। तो ये वीडियो यही समाप्त होता है। आने वाले वीडियोस के माध्यम से हम जम्मू कश्मीर के बारे में चर्चा करेंगे, पंजाब के बारे में चर्चा करेंगे, गोवा के बारे में चर्चा करेंगे एवं सिक्किम के विलय के बारे में चर्चा करेंगे और वो अन्य तमाम महत्वपूर्ण चीजों के बारे में चर्चा करेंगे जो ये पाठ में लिखा गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।